हरियाणा के नए राज्यपाल होंगे प्रोफेसर असीम कुमार घोष। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा, गोवा के राज्यपालों और लद्दाख के नए उपराज्यपाल की करी घोषणा। ट्रेनों में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सभी यात्री कोचों और इंजनों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। अपराधों पर लगेगी लगाम, यात्रियों को मिलेगा यात्रा का सुरक्षित अनुभव। नूंह में आयोजित ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से हुई संपन्न। यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और सावन के पहले सोमवार को देश प्रदेश के शिव मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर लिया बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज हरियाणा, गोवा के लिए नए राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए नए उपराज्यपाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी बयान के अनुसार प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल बनाया गया है। पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री पुसापति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता की लद्दाख के नए उपराज्यपाल के तौर पर नियुक्ति की गई है। राष्ट्रपति ने लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद कविंद्र गुप्ता इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। कविंद्र गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वे महबूबा मुफ्ती की अगुवाई वाली पीडीपी भाजपा गठबंधन सरकार में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हरियाणा के नए राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ दोनों हैं। वे राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं और 1991 में भाजपा में शामिल हुए थे। वे 1999 से 2002 तक पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और 2003 में उन्हें त्रिपुरा के लिए भाजपा का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त होने पर प्रोफेसर असीम कुमार घोष को अपनी शुभकामनाएं दी। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब सभी यात्री कोचों और इंजनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये कदम उत्तरी रेलवे में किए गए सफल परीक्षणों के बाद पूरे देश में लागू किया जा रहा है। रेलवे को उम्मीद है कि इससे ट्रेनों में होने वाले अपराधों पर लगाम लगेगी और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा अनुभव मिलेगा। प्रत्येक यात्री कोच में 4 डोम टाइप सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे कोच के दोनों दरवाजों के पास लगाए जाएंगे ताकि यात्रियों की आवाजाही पर निगरानी रखी जा सके। इसके अलावा हर इंजन में कुल 6 कैमरे और 2 डेस्क माउंटेड माइक्रोफोन भी लगाए जाएंगे। रेल मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यात्रियों की निजता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कैमरे केवल सार्वजनिक स्थानों जैसे दरवाजों और आवागमन वाले हिस्सों में लगाए जाएंगे ताकि किसी की व्यक्तिगत गोपनीयता प्रभावित न हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस योजना की समीक्षा की, जिसमें रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में तय किया गया कि सभी कैमरे STQC प्रमाणित होंगे और नवीनतम तकनीक से लैस रहेंगे। ये कैमरे 100 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक की रफ्तार पर भी साफ रिकॉर्डिंग कर सकेंगे और कम रोशनी में भी अच्छे परिणाम देंगे। रेल मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि इन कैमरों से प्राप्त वीडियो डेटा पर इंडिया AI मिशन के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल करने की संभावनाएं तलाशी जाएं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने देश के सबसे स्वच्छ शहरों में करनाल का नाम शामिल होने पर खुशी जताई। उन्होंने स्वच्छता में करनाल शहर को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुने जाने पर बधाई देते हुए कहा कि भविष्य में भी स्वच्छता को बरकरार रखने में जनता को सहयोग करना चाहिए। वे कल करनाल के दौरे पर थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सफाई मित्रों द्वारा किए गए बेहतर कार्यों तथा नागरिकों के सहयोग का ये फल मिला है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत पिछले कई वर्षों से स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान चल रहा है, जिसे थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा किया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश के 100 शहरों को चुना गया था। उनमें करनाल शहर भी शामिल था। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करनाल शहर में काफी काम हुआ है, लेकिन जो काम अधूरे रह गए थे इन्हें पूरा करवाया जाएगा। कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण लगातार पिछले वर्षों से जो चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, उसमें इस बार करनाल की जो जानकारी मिली है वो
क्योंकि थर्ड पार्टी एजेंसी ये सारा सर्वेक्षण करते हैं, उसके आधार के ऊपर एक कंपटीशन की सूची बनती है। तो कल उस सूची के तैयार होने के बाद जो लोग 5 श्रेणियों में से प्रथम, द्वितीय, तृतीय आए हैं, तो जो दूसरी श्रेणी है 3 लाख से 10 लाख की, जिसमें कनाल आता है, उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय ये जो पुरस्कार होते हैं, इसमें राष्ट्रपति महोदया पुरस्कार देती है। तो मैं इस विषय में करनाल के हमारे कारपोरेशन के, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या हमारे कर्मचारी हो, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और साथ में जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि जनता के सहयोग के बिना ये संभव नहीं होता है। तो जनता ने जहां सहयोग किया, वहां हमारे कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, हमारे पार्षदों ने, इन्हें सबने मेहनत की। तो इस प्रकार से एक रिजल्ट जो आया है, इसका मैं बहुत बहुत इन सब लोगों की बधाई भी देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि शहीद स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु सदैव हमारी यादों में बने रहेंगे। सीएम ने कल रोहतक में स्क्वाड्रन लीडर शहीद लोकेंद्र सिंह सिंधु के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उनका ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकेंद्र सिंह सिंधु सेना के जांबाज अधिकारी थे। सेना में रहकर वे लगातार देश की सेवा के अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत लोकेंद्र सिंह सिंधु की आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। हमारे फोर्स के अंदर बिग कमांडर, एक बहुत ही मजबूत साथी, जिन्होंने आर्मी में रहते हुए देश सेवा के वो काम आए। क्योंकि जब वो ट्रेनिंग के अंदर ट्रेनिंग दे रहे थे और जगुआर क्रैश हुआ, उसमें आग लगी, तो उसने लोगों को बचाने का काम किया, अपने शरीर के ऊपर लोगों को जिंदगी बचाने के लिए अपने ऊपर लिया है। ऐसे हमारे लोकेंद्र जी जांबाज वो भी कमांडर थे, और आज हमारे बीच में नहीं है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। प्रदेश की सिंचाई व महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी आज भिवानी जिला के गांव डाडम पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि भिवानी में आयोजित महाराजा श्री दक्ष प्रजापति सम्मेलन में उमड़े जनसैलाब ने सम्मेलन को अपार सफलता दी है। प्रजापति समाज के प्रतिनिधियों द्वारा रखी गई सभी मांगों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूरा कर समाज का मान सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सम्मेलन के माध्यम से क्षेत्र के विकास को नई दिशा दी है और कई करोड़ की योजनाओं को आरंभ किया गया, जिसमें तोशाम विधानसभा क्षेत्र को सबसे अधिक योजनाएं मिली हैं। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि वर्तमान सरकार के शासनकाल में अंत्योदय योजना के तहत सबसे अधिक गरीबों के हितों के लिए योजनाएं बनाई गई हैं और जब भी कोई बड़ी योजना तैयार की जाती है तो सर्वप्रथम अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। बड़े बड़े योजनाएं हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट का, क्योंकि ये हमारी ये अंतिम छोड़ जिसको कहते हैं हरियाणा के, हम दक्षिण हरियाणा में स्टेज पे बैठे हुए हैं। चौधरी बंसी लाल जी के बारे में सब जानते हैं कि किस तरीके से इरिगेशन में उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया था, लिफ्ट इरिगेशन। बुजुर्गों को खासतौर पे पता है कि किस तरीके से उल्टा पानी चढ़ाया था। तो ये एरिया को पानी की हमेशा एक ज़रूरत रही और उसको मद्देनज़र रखते हुए इरिगेशन डिपार्टमेंट के बड़े बड़े यहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिए हैं, पब्लिक हेल्थ के दिए हैं, जो हमारे मेडिकल साइड के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो मैं मानती हूँ कि पूरे ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा जो काम है आज जो उद्घाटन हुए हमारे तोशाम विधानसभा के हुए, उनका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। भिवानी को भी उन्होंने बहुत कुछ आज अनाउंस किया और उसके
श्रुति चौधरी ने कहा कि मानसून का सीजन शुरू हो चुका है। प्रदेश में सभी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे प्रबंध किए गए हैं। सभी जगह पर विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि नहरी जल वितरण प्रणाली को बेहतर किया जा रहा है। पहले लोहारू तक पानी पहुंचाने का कार्य किया गया था, अब इस कार्य को और आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि टेल तक पानी पहुंचे और सभी को अपने हिस्से का पानी मिले। यही हमारा लक्ष्य है कि तमाम जो कैनाल का जो नेटवर्क है, हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसको अच्छी तरह से नए सिरे से किया जाए, क्योंकि काफ़ी समय से ये नहीं हो पाया। हालांकि माननीय मनोहर लाल जी के टाइम पे उन्होंने बहुत काम किया और टेल तक, लोहारू तक पानी पहुंचाने का काम किया। तो उस चीज़ को हम जारी रखते हैं और उनके नेतृत्व में भी बहुत कुछ, क्योंकि उनकी बहुत नॉलेज है इरिगेशन डिपार्टमेंट उनके पास था, तो वो भी बताते हैं। नूंह में आज ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा शाम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। इस यात्रा के आयोजन को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। दिन में यात्रा अपने तय रूट नूंह से शुरू होकर फिरोजपुर झिरका होते हुए सिंगार गांव के नहलरेश्वर मंदिर तक पहुंची। इस दौरान पूरी रोड पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी की गई और हजारों पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। विशेष तौर पर ध्यान रखा गया कि यात्रा में किसी भी सूरत में कोई हथियार लेकर न आए। यात्रा को देखते हुए जिले में अस्थायी तौर पर आज रात 9 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को भी निलंबित किया गया है। नूंह जिले की ये यात्रा हिंदू मुस्लिम समुदाय के आपसी सद्भावों का भी प्रतीक मानी जाती है। लेकिन वर्ष 2023 में इसी यात्रा के दौरान हिंसा देखने को मिली थी, जिसे देखते हुए प्रशासन बेहद सतर्क रहा। मंदिर में आने वाले सभी सम्मानित साधु संतों व श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। यात्रा मार्ग पर करीब विभिन्न स्थानों पर सभी धर्मों के लोग इस यात्रा का स्वागत किया। मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 100 से अधिक वॉलंटियर सेवा में जुटे। ये वॉलंटियर पहली बार लगाए गए थे। जलाभिषेक यात्रा के प्रति लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया और काफी संख्या में लोग मंदिरों में धार्मिक उत्साह के साथ पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिला उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा सिंह ने बताया कि सभी मंदिरों में ड्रोन व वीडियो कैमरा आदि की मदद से हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। तावड़ू में शरारती तत्वों द्वारा की गई मजार की घटना के मामले में मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। वहां पर पूर्ण रूप से शांति है तथा पुलिस व जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि जलाभिषेक यात्रा के सफल संचालन के लिए सभी स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। जलाभिषेक यात्रा जो है 2025 वाली, जो आज 14 जुलाई को, ये सावन के पहले सोमवार को नूंह में हो रही है। सुबह से ही यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सभी जो आसपास के लोग हैं वो सुबह ही अपना जलाभिषेक करके जा चुके हैं। कुछ श्रद्धालु अभी आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, और हमारे संत महात्मा लोग और बाकी जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनका आवागमन शुरू हो गया है। तो अब तक लगभग मेरे अनुमान के हिसाब से 7-8 हजार लोग जो है ऑलरेडी इससे आके जा चुके हैं, और काफी संख्या में अभी भी जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक काफी भीड़ है। बहुत एहतियातन तौर पे, चाहे वो इंटरनेट सेवाएं हो, उनको सिर्फ और सिर्फ एहतियातन तौर पे है। ऐसी ना ही कोई घटना का इनपुट है, ना ही कोई ऐसी घटना अभी तक ऐसी कोई बड़ी संज्ञान में है जिससे जिले की शांति या अमन में कोई वो हो। 36 बिरादरी और सभी जो समुदाय के लोग हैं वो एकजुट है। ब्रजमंडल शोभा यात्रा के आयोजन के अध्यक्ष नाथूराम गुज्जर ने कहा कि इस बार हिंदू मुस्लिम एकता के साथ यात्रा निकाली गई, जो एक अच्छा संदेश है। उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं में भारी खुशी देखी गई। उन्होंने अच्छे इंतजामों को लेकर भी प्रशासन की सराहना की। पहली मिसाल थी भाईचारे की, वो अब की बार पूरी की 100% सत्य होती नजर आ रही है। पूरी 36 बिरादरी मेवात की बाहर से आए हुए अतिथि के स्वागत के लिए, श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पल के बिछाए बैठी है। जगह जगह पर, चाहे कोई हिंदू है चाहे मुसलमान है, सभी बाहर से आए हुए अतिथियों का भव्य स्वागत कर रहे हैं। पुष्प बरसाए जा रहे हैं और उनके जो खाने के लिए कहीं केलाए है, कहीं फल है, कहीं पानी है, प्रकार का स्टॉल सभी समुदाय की तरफ से लगाया हुआ है। अब करनाल जेल में बंद कैदी पेट्रोल पंप पर लोगों के वाहनों में पेट्रोल डीजल भरते नजर आएंगे। ये सुविधा उन कैदियों को मिलेगी जिनका जेल में व्यवहार अच्छा रहेगा। महानिदेशक कारागार मोहम्मद अकील ने जेल विभाग द्वारा संचालित इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप का शुभारंभ किया और मौजूदा सुविधाओं का जायजा लिया। इस फ्यूल स्टेशन पर पेट्रोल व डीजल के साथ साथ सीएनजी भी उपलब्ध होगी और इसकी सेवाएं 24 घंटे जारी रहेंगी। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल पंप पर कार्य कर रहे कैदियों से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेल
रेल विभाग द्वारा संचालित पेट्रोल पंप सबसे पहले कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया था, जो सफलतापूर्वक चल रहा है। इसी तर्ज पर अब करनाल, अंबाला, यमुनानगर, हिसार व सोनीपत में पेट्रोल पंप भी संचालित हैं। अन्य जिलों में भी इन्हें संचालित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के कार्य से कैदियों के अंदर एक अच्छे अनुभव के साथ साथ अनुशासन की भावना भी जागृत होती है। है कि भाई हम डिसिप्लिन में रहेंगे तो हमें भी आगे ओपन एयर प्रिजन मिलेगी या पेट्रोल पंप पे इस फ्यूल स्टेशन पे काम करने को मिलेगा। मैं दोबारा से बताना चाहूंगा कि ये जो फ्यूल स्टेशन है ये पेट्रोल डीजल तो है ही है, साथ में सीएनजी भी आएगा इसमें और ईवी चार्जिंग सिस्टम भी आएगा। ये मोस्ट मॉडर्न एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आईओसी की बहुत बढ़ चढ़ के भागीदारी हुई है। कुरुक्षेत्र का पंप हमारा ग्रैंड सक्सेस हुआ है। ये करनाल, अंबाला, यमुनानगर, हिसार और सोनीपत में स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये पेट्रोल पंप कभी लॉस में नहीं जा सकता, हमेशा सक्सेस में रहेगा। पब्लिक बहुत खुश होगी क्योंकि यहाँ क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के ऊपर बहुत बड़ा एम्फेसिस है। हर हालत में जो क्वालिटी है यहाँ की, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि 100% प्योरिटी होगी। भारत का पहला यूनिवर्सिटी संचालित राष्ट्रीय स्टार्टअप प्लेटफॉर्म कैंपस टैंक आज चंडीगढ़ से लॉन्च किया गया। कैंपस टैंक के बारे में विस्तार से बताते हुए राज्यसभा सांसद और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह संधू ने कहा कि ये पहल स्टार्टअप्स को उनके विकास में समर्थन देकर अगली पीढ़ी के उद्यमियों को सशक्त बनाएगी। नवाचार और डिजाइन को बढ़ावा देने वाली ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को गति देना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक संपन्न स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि जो विजन उन्होंने देश को दिया था वो उनका सपना पूरा हो रहा है। 2014 में भारत में 350 स्टार्टअप थे जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने, और आज 1,76,000 स्टार्टअप के साथ भारत विश्व के 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश बना है। मैं इसकी उनको बधाई देना चाहूँगा। और देश में यूनिकॉर्न की गिनती भी तेज़ी से बढ़ रही है। आज देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को जो भारत सरकार ने बूस्ट दिया है, 10,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड दिया है, 3 साल की टैक्स हॉलीडे दी है, बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, इंक्यूबेशन सेंटर खोले हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस दिए हैं। वहीं पे हमारी कोशिश है कि हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और बाकी हमारे पार्टनर मिलके कैंपस टैंक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं ताकि देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट दिया जाए। फर्स्ट सीजन में 10,000 स्टार्टअप को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का हमारा एक मिशन है। भारत ने पिछले दशक में 1,76,000 से अधिक स्टार्टअप्स के साथ दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में खुद को स्थापित किया है, जबकि 2016 में ये संख्या मात्र 500 थी। आज देश में 118 यूनिकॉर्न हैं, जिनका मूल्यांकन $1 अरब से अधिक है। भारत के युवा अब नौकरी चाहने वाले नहीं बल्कि नौकरी प्रदाता बन रहे हैं। सतनाम सिंह संधू ने कहा कि कैंपस टैंक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती देगा, आर्थिक विकास को बढ़ाएगा और भावी इनोवेटर्स को सशक्त बनाएगा। उन्होंने बताया कि ये प्लेटफॉर्म 30 साल से कम उम्र के युवा फाउंडर्स के लिए है जो साहसिक विचारों के साथ वास्तविक समस्याओं का हल ढूंढ रहे हैं। इसके जरिए $1 मिलियन तक की फंडिंग, मेंटरशिप और नेटवर्क से उन्हें आगे बढ़ने में मदद की जाएगी। कैंपस टैंक एक लंबी संस्थापक यात्रा की शुरुआत है और हम इन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। डीडी न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए उन्हें एक दिशा देने की आवश्यकता है जिससे उनके मनोबल को बढ़ावा मिले। बेसिकली ये नशे को जिस तरीके से हम देख रहे हैं वैसा नहीं है, ये एक प्रॉक्सी वार है, ये नार्को टेररिज्म है। जो शक्तियाँ, जो ताकतें भारत की ग्रोथ से तकलीफ में हैं, वो देश को कमज़ोर करने के लिए नार्को टेररिज्म के माध्यम से एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं। देश में बड़ी मात्रा में ड्रोन्स के माध्यम से और साधनों से नशा भेजा जा रहा है ताकि यहाँ का नौजवान जो है वो इसमें लत में लग जाए और देश में क्राइम बढ़े। देश में इसके साथ ही ये ड्रग मनी जो है वो टेररिज्म के लिए यूज़ की जा रही है। तो ये पूरा नेक्सस है। और पंजाब क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, इसके लिए पंजाब इससे ज़्यादा सफ़र कर रहा है।
लेकिन पंजाब में जितनी देर तक हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं लेके आते हैं, जितनी देर तक हम अपॉर्चुनिटी नहीं देते नौजवानों को, हम माहौल ही ऐसा बना दें कि नशे की ओर सोचने बंद कर दें नौजवान। तो हमारी वही कोशिश है कि एक ऐसा मंच दे रहे हैं हम अपने नौजवानों को, पंजाब की धरती से लॉन्च हो रहा है, ताकि वो नशे से हट के एक विकसित राष्ट्र बनाने के मिशन में देश के साथ लगें, खुद भी तरक्की करें और देश भी तरक्की करें। सावन माह के पहले सोमवार पर देश प्रदेश के शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में श्रद्धा का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। बाबा के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु वाराणसी पहुंचे। कल रात से ही मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। पूरा परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह कपाट खुलने से पहले बाबा का भव्य मंगला आरती और विशेष श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस बीच छोटी काशी भिवानी के विभिन्न मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर देश की सुख समृद्धि की कामना की। भिवानी के जहरगिरी मंदिर के अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया कि श्रावण माह का सोमवार भगवान शिव के पूजन के लिए श्रेष्ठ दिन माना गया है। सोमवार का व्रत कर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। ये व्रत सभी कामनाओं को पूरा करने वाला होता है। इस दिन अन्न दान करने की भी परंपरा है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव का नाम नीलकंठ भी है, जिन्होंने समुद्र मंथन के समय जहर पिया था। उसी जहर की अग्नि को शांत करने के लिए भगवान को गंगा जल चढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि श्रावण माह में शिव महापुराण का पाठ करना और श्रवण करना शुभ माना गया है। हर दिन का उत्सव रहता है, लेकिन श्रावण में सोमवार के दिन विशेष महिमा बताई गई है। सोमचंद्रेश्वर महादेव कहें, उमाकांत कहें, त्रिपुरारी कहें, भोलेनाथ, मृत्युंजय, अनेक नाम जिनकी महिमा गाई जाती है। सावन के सोमवार के दिन भांग, धतूरा, बिलपत्र, आक, अभिषेक, अर्चन इत्यादि करने से, सहस्त्र नाम करने से पुण्य की कृपा से है अति प्रसन्न। आपने हमारी पौराणिक और आध्यात्मिक केंद्र रहा है विश्वनाथ का मंदिर, और भगवान भोलेनाथ कहीं ना कहीं हर किसी के घर में मिलेंगे, कि वो वैष्णव संप्रदाय से हो या शक्त संप्रदाय से हो, लेकिन भगवान का शिवलिंग किसी न किसी विग्रह में हर किसी घर में आपको विराजमान। कारण है कि भोलेनाथ हर किसी भी परंपरा में पूजनीय है, और कैसी परंपरा हो। मास का पहला सोमवार है आज, और बाबा जोगी वाला मंदिर सिद्ध पीठ है। यहाँ भक्तजन आते हैं, दर्शन करते हैं। पूरे महीने, श्रावण महीने में सोमवार को पूरी भीड़ रहेगी, इसलिए लाइन में लग करके अपने समय बारी का इंतजार करें और अच्छी तरह से दर्शन करें। आज हमारा पहला सोमवार है, जन्म तय करने आए हैं भोलेनाथ के लिए। मनोकामना पूरी करे भगवान सबकी। भोलेनाथ केले चढ़ाए हैं, आम चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए है, धतूरा चढ़ाया है, भांग चढ़ाई है, आगता के फूल चढ़ाए हैं, हमने सेब चढ़ाए हैं। हमारा भगवान सभी की मनोकामना पूरी करे है भोलेनाथ। सदा ही जय रहे, हम ऐसे ही सेवा करते हैं। सावन माह के पहले सोमवार को कैथल के महाभारत कालीन प्राचीन शिव मंदिरों में सुबह सवेरे भारी संख्या में श्रद्धालु और भक्तों ने आस्था और श्रद्धा के साथ दूध और बेलपत्र चढ़ाकर पूजा अर्चना की। प्राचीन मंदिरों के संत परमानंद पुरी जी महाराज ने बताया कि ऐसी धार्मिक मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने कैथल की भूमि पर पांडवों की मन की शांति के लिए भगवान शिव की पूजा करवाई थी। पांडवों से नर्मदा नदी से भगवान शिव को 11 शिवलिंग मंगवाकर अपने हाथों से स्थापित कर आराधना की थी। उन्होंने कहा कि सावन माह को भोले बाबा का विशेष महीना बताया जाता है। उन्होंने कहा कि सावन माह में पूरे ब्रह्मांड की देखरेख भोले बाबा के पास होती है, जो श्रद्धालुओं के भक्ति से खुश होकर मनवांछित फल का आशीर्वाद देते हैं। पहला सोमवार होने के नाते सभी भक्त लोग काफी दूर दूर से आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं और पुण्य के भागी बढ़ रहे हैं। ये स्वयं भू हैं अपने भोले बाबा, तो इसी वजह से लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। श्रद्धा, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए लोग पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं। भोले बाबा तो प्रेम के भूखे हैं, भोले प्रेम के भूखे होते हैं। एक लोटा जल, एक पत्ता भी चढ़ा दो, उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार है जी, ये बड़ा पवित्र दिन है। यहाँ पर आने से लोगों की मुराद पूरी होती है, और हमें भी आज मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय रुद्री मंदिर में आकर मन को बहुत शांति मिलती है। मैं 50 साल से शिव मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे को 4 साल हो गए आते हैं भगवान शंकर की पूजा करते हुए। और सावन मास में जो पहला सोमवार है ना, इस महीने में 4 सोमवार आ रहे हैं। सोमवार के दिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने से
सबके घरों में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। संस्थान की क्लोनिंग तकनीक से पैदा पशुओं के मल्टीप्लिकेशन का रास्ता खुल गया है। संस्थान द्वारा क्लोन तकनीक से तैयार गाय गंगा के अंडे से कई अन्य पशुओं में गर्भाधारण कराया गया था, जिसमें एक पशु ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। इस तकनीक के सफल होने से डेयरी सेक्टर में एक नई क्रांति आने की संभावना है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर धीर सिंह ने बताया कि हमारी क्लोनिंग तकनीक पहले भी सफल थी, लेकिन अब उससे आगे पशुओं में मल्टीप्लिकेशन का रास्ता खुल गया है, जिससे हम एक ही पशु के अंडे से कई स्वस्थ बछड़ों को जन्म दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मार्च 2023 में क्लोन गाय गंगा बनाई थी। इस प्रक्रिया को सामान्य रूप से किया जाता तो 48 महीने का समय लगता, लेकिन हमने इसे 36 से 38 महीने में ही पूरा कर लिया। इस तकनीक में समय भी कम लगता है और एक ही मादा के भ्रूण से कई पशुओं को जन्म दिया जा सकता है। खास बात यह है कि इसमें मादा पशु से अंडे लेने के लिए उसे स्लॉटर करने की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि अभी हमने इसका नाम नहीं रखा है, जल्दी ही इसका नामकरण भी किया जाएगा। इससे डेयरी सेक्टर में काफी फायदा होगा और अच्छी नस्ल के पशुओं में वृद्धि होगी। हमने जो है टेक्नोलॉजी को एक स्टैंडर्डाइजेशन अच्छे से कर लिया है क्लोनिंग की। आप जानते हैं कि हम एनिमल को क्लोन कर सकते हैं। क्लोन के बाद एक ओपन पिकअप होता है कि लाइव एनिमल्स के अंदर, जैसे कि हमारी जो गाय हैं उनको हमारे स्लॉटर सभ्यता नहीं है ना होता है, तो उस गाय से हम ओसाइट को निकाल करके बाहर से मैच्योर करके लाइव एनिमल से, क्योंकि स्लॉटर करने के लिए अगर ओवरी निकालना होगा तो स्लॉटर करना पड़ेगा, तो हमें स्लॉटर ना करके उसको लाइव एनिमल के अंडे निकाल करके बाहर मैच्योर करके और फिर मदर नोट्स में डाल करके और हम बच्चे पैदा करते हैं। तो एक क्लोन जो हमने गंगा बनाई थी आज से लगभग मार्च 2023 में, वो अभी मैच्योर हो गई थी 18 महीने पहले। 18 महीने पे हमने उसके अंडे निकाल लिए। अंडे निकालने के बाद उसको बाहर मैच्योर करके हमने बहुत सारे एनिमल में उसको ट्रांसफर किए थे और अभी एक बच्चा हो गया। तो क्लोन एनिमल का वो साइड निकाल करके जो हमने गाय जो गंगा को क्लोन किया था उसको भी हमने मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारा, इससे हमने वैसे नॉर्मल करते तो कम से कम 48 महीने लगते, ये हमने 36 से 38 मंथ में ही 2 जनरेशन पैदा कर सकते। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल की ITI में आयोजित PM नेशनल अप्रेंटिसशिप कम रोजगार मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने चयनित 11 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। रोजगार मेले में आए 500 युवाओं को उनके कौशल के आधार पर नौकरी प्रदान की जाएगी। राज्य मंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। युवाओं को अपने स्किल को निखारना चाहिए ताकि उनके जीवन में बदलाव आ सके। उन्होंने कहा कि युवा मेहनत कर अच्छा कार्य करें और व्यवहार कुशल बने। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है। नशे से दूर रहकर एक स्वस्थ समाज की स्थापना की जा सकती है। हमने एक रोजगार मेला एडवांस कॉलेज में लगाया, वहाँ हजारों युवा साथियों को नौकरी प्राप्त हुई है। अलग अलग कंपनियां आई। आज मैं यहाँ पर जो कंपनियां आई है उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ से मुझे जो टारगेट बताया गया है कि 500 से कम युवाओं को नहीं रखा जाएगा, नौकरी पर 500 युवाओं को नौकरी देने का प्रावधान आज कम से कम हमारे इलाके के युवाओं को किया जाएगा। मेरा साथियों आपसे आग्रह है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार नायब सिंह सैनी की और इस देश के नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत सारी स्कीमें युवाओं के लिए, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, युवाओं को स्वरोजगार से आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पलवल के प्लेसमेंट अधिकारी कैप्टन उदय सिंह ने बताया कि सरकार के निर्देश पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मेले का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। पूरे हरियाणा में 6 जगह ये PMNM लगाया हुआ है। आज हमने लगभग 50 के आसपास इंडस्ट्रीज को कॉल किया है और लगभग 800 से 900 बच्चे यहाँ आज लगभग आ चुके हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं। और आज ये जो इंडस्ट्रीज है यहीं पर कुछ बच्चों को रोजगार भी दे करके जाएंगी, ऑफर लेटर भी दे करके जाएंगी। ये सरकार की बहुत। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।